360 में। हमें भी रूम सर्विस सर्व करने में बहुत तकलीफ होती है। आजकल क्वारंटाइन चल रहे हैं, उसमें सारे जो मरीज़ आ रहे हैं उनके साथ हमारी डीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो गई है। पाकिस्तान के कई होटल्स बैरून मुल्क से आने वालों के लिए आर्जी करंटीना सेंटर्स में तब्दील। मुसाफिर कोरोना टेस्ट के नताइज आने तक होटल्स में ही क़याम करेंगे। कोरोना से अमवात पर जनाजों में शिरकत करना हो गया है नामुमकिन। इस मसले के हल के लिए अमरीकी मुस्लिम बरादरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रही है? और शटडाउन के दौरान ऑनलाइन तालीम के रुझान ने गूंगे और बहरे अफराद के लिए क्या मुश्किलात पैदा की और उनका हल क्या हो सकता है? वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं फाइजा बुखारी। इस वक्त पाकिस्तान में कई होटल्स को बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए आर्जी करंटीना का दर्जा दिया गया है। हुक्काम का मौक़िफ़ है कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों को घर जाने की इजाज़त देने की बजाय कोरोना टेस्ट के नताइज आने तक होटल्स में ठहराने से इस वबाई मर्ज़ को मज़ीद फैलने से रोका जा सकता है। इससे होटल्स के अमले पर क्या जिम्मेदारियां आयद हुई हैं और वो उन्हें किस हद तक निभा पा रहे हैं, ये जानने के लिए नज़रुल इस्लाम ने रुख किया पेशावर में कायम फोर्ट कॉन्टिनेंटल होटल का। मोहम्मद शोएब पेशावर के फोर्ट कॉन्टिनेंटल होटल में बतौर वेटर काम करते हैं। आजकल उनका यूनिफॉर्म कुछ मुख्तलिफ है। रिवायती सफ़ेद एप्रन की जगह हिफाजती लिबास ने ले ली है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान ये होटल बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए बतौर क्वारंटीना मरकज़ इस्तेमाल हो रहा है। मोहम्मद शोएब ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेहमानों की खिदमत करते हुए एक दिन उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी। पहले हम रिलैक्स होते थे, रूम सर्विस हमारे पास आसानी से हम प्रोवाइड करते थे, ऑर्डर करते थे, हम जाते थे। अब हमारे पास ये कंफर्टेबल नहीं है हमें इसमें कि जब से कोरोना की वबा है ये तो हमें ये मास्क ग्लव वगैरह पहनना है, इसमें हम अनकंफर्टेबल फील होता है और इस तरह हमें भी रूम सर्विस सर्व करने में बहुत तकलीफ होती है। पहले हमारे साथ जो मेहमानों की जो डीलिंग होती थी वो हम इजीली उससे डीलिंग कर सकते थे, लेकिन आजकल जो क्वारंटाइन चल रहे हैं उसमें सारे जो मरीज़ आ रहे हैं उनके साथ हमारी डीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो गई है। ईद उल फितर के मौके पर खसूसी परवाज़ों के ज़रिए बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की बेचैनी भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। उन्हें खदशा है कि ईद का दिन अपने प्यारों की बजाय क्वारंटीना मरकज़ में ना गुजर जाए। मुझे दुबई में तकरीबन 7 साल हो गए और बहुत दफ़ा मैं आया गया हूँ, तो ये जब फर्स्ट टाइम है सिर्फ कि हमें ये सिचुएशन फेस है कि हम घर की जगह एयरपोर्ट में पहले रह रहे हैं, क्वारंटीन हो रहे हैं और उसके बाद हम घर जाएंगे। हाउएवर जब हम घर के नज़दीक ही हैं और अपने सिटी में ही हैं, फिर भी वो वाली फीलिंग नहीं है जब बंदा सीधा एयरपोर्ट से घर चला जाए, और आगे का भी पता नहीं कि कब तक हम क्लियर होके अपने घर जा सकेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से सीधा क्वारंटीना मरकज़ या होटल मुंतकिल करके उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। नतीजा मस्बत आने की सूरत में मरीज़ को मुतलका ज़िला के क्वारंटीना मरकज़ में ले जाया जाता है, जबकि मनफी आने की सूरत में घर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। होटल इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ चंद रोज़ के लिए रुकना भी मेहमानों के आसाब पर भारी होता है। सबसे पहले जो बड़ा प्रॉब्लम है, कोई बंदा 2 साल 2.5 साल बाद आ जाता है तो वो यही चाहता हो कि मैं अपने घर चला जाऊँ, सबसे पहले अपने बच्चों से मिलूँ, फैमिली से मिलूँ। तो उसको अगर पेशावर पहुँच गया, पाकिस्तान पहुँच गया और फिर 4-5 दिन के लिए फिर उसको होटल या क्वारंटीना में बिठाए रखे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है उन लोगों का। वो लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हमारी टेस्ट हो जाए और जितना जल्द हम घर चले जाएँ तो हमारे लिए बेहतर होगा। इस वक्त मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। अब तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 4000 मुसाफिरों की टेस्टिंग हुई है, जिनमें से 700 से ज़ायद कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं। देखिए, सबसे पहली शिकायत तो ये है कि मुसाफिरों को वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि आपको वहाँ जाके क्वारंटीन किया जाएगा। तो हर मुसाफिर को लेने के लिए भी लोग आए हुए होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद हम इमीडिएटली घर जाने देंगे, लेकिन उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, उनके घर वालों की सेफ्टी के लिए और पाकिस्तान के बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि जो लोग कोरोना से पॉजिटिव आ रहे हैं उनको बाकी सोसाइटी से सेपरेट किया जाए। तो सबसे बड़ी शिकायत तो उनको यही है जी कि उनको इमीडिएटली घर जाने नहीं दिया जाता। इंतज़ामिया का कहना है कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों की रिहाइश का इंतज़ाम करने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही, ताहम क्वारंटीना मराकज़ करार दिए जाने वाले होटल्स के मुलाजिमीन में ये खौफ ज़रूर है कि कहीं सर्विसेज देते हुए वो खुद इस मुहलिक वायरस का शिकार ना हो जाएं। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। कोरोना वायरस के सबब ईद की रिवायती तैयारी में रुकावटों से आम शहरी तो नाखुश हैं ही, लेकिन कारोबार की जुज़वी बहाली के बावजूद इस साल
چھوٹے بڑے دکانداروں اور ہنرمندوں کے لیے بھی صورتحال کچھ خاصی خوشی کا باعث نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہماری ساتھی گیتی آرا انیس نے کچھ دکانداروں سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ عید سے چند دن پہلے ان کے کاروباروں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چاند رات تک کام نپٹاتے درزی عید کی چہل پہل کا خاصا سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس بار ماسٹر شفیق کے بقول کاروبار کی جزوی بحالی بھی عید سے جڑے کاروبار میں جان نہیں ڈال سکی۔ پچھلی دفعہ کے مقابلے میں اس دفعہ کام جو ہے نا بہت ہی کم ہے۔ کام کی وجہ جو ہے یہی ہے کہ لیبر بھی کم ہے اور کسٹمر جو ہے وہ بھی گھر سے نہیں نکل رہا ہے اتنا جو ہے کرونا کی وجہ سے۔ نہیں، اب ہمارے لیے تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو کام جو ہے نا وہ تقریباً ہوتا ہے 25-26 رمضان تک ہوتا ہے، اس کے بعد لیبر جو ہوتی ہے ہماری وہ چلی جاتی ہے، تو ہمارے لیے تو اب 2 دن رہ گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پیکو اور انگریز کی دکانوں پر خواتین کا رش دوپہر کے اوقات میں ضرور دکھائی دینے لگا ہے۔ شوکت کپڑوں کی رنگائی کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے جزوی بحالی بھی بہتر ہے، مگر وہ ان نئے اوقات کار سے کچھ خاص خوش نہیں۔ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، لوگوں پر ٹائم کم ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کی بھی مجبوری ہے، انہوں نے خریداری کرنی ہے، جس کی وجہ سے تب رش پڑتا ہے۔ اور گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے ہماری اور سجیشن بھی ہے ان سے کہ آپ اس طرح کریں کہ لانگ ٹائم کر دیں، 1 ہفتہ تو رہ گیا سارا، اس میں یہ ہوگا کہ رش بھی کم پڑے گا، دکاندار ایزی ہوگا، کسٹمر کو بھی ڈیل کر کے اور رش کم پڑے گا۔ کھلا کپڑا بیچنے والوں کی نظر میں عید پر ہونے والی خرید و فروخت کا وقت تو ضائع ہو چکا ہے۔ البتہ ریڈی میڈ کپڑوں کی فروخت کچھ مالی بہتری لا سکتی ہے، لیکن اب تک ہونے والے نقصان کا مکمل ازالہ نہیں کر سکتی۔ تھوڑا سا انہوں نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا ہے، تو پھر بھی پچھلے سال جیسا تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت کام ہم نے کیا ہے جس سے ہمارے گھر وغیرہ چل سکیں یا ہم دکان کا کرایہ دے سکیں، کیونکہ جس طرح کی ہماری معیشت ہے ہمیں اتنا سخت والا لاک ڈاؤن جو ہے نا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ بھوکے مرے۔ ریڈی میڈ والا جو کام ہے نا ہمارا وہ چاند رات تک انشاءاللہ چلے گا، ہمیں امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے۔ کاروبار کی جزوی بحالی اور مکمل کاروبار کھولنے کا حکومتی عندیہ اپنی جگہ، لیکن بازاروں میں بڑھتی بھیڑ میں SOPs پر کس قدر عمل درآمد ہو پائے گا یہ بھی قابل غور ہے، کیونکہ کرونا وائرس نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے متاثرہ مریضوں میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ گیتی آرا انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ صدر ٹرمپ ایک متنازع دوا لینے کے اپنے فیصلے کا بھرپور دفاع جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایسا وہ اس اینٹی ملیریل دوا کے کرونا وائرس کے علاج میں مؤثر ہونے کے انتہائی کمزور ثبوت ہونے کے باوجود کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر عالمی ادارے صحت کے لیے امریکی فنڈنگ کی مستقل منسوخی کی دھمکی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کے گرد گھومتی اس سیاست کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کا رپورٹس کے مطابق کرونا وائرس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے، ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی دوا لینے کے اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہ یہ دوا پچھلے 2 ہفتوں سے لے رہے ہیں اور انہوں نے اس دوا سے متعلق ایک بے نام سروے کو بھی رد کیا۔ اگر ہم ایک سروے کو دیکھیں، واحد برے سروے کو، جس میں یہ دوا ان لوگوں کو دی گئی جن کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت بوڑھے لوگ تھے، تقریباً مرے ہوئے، یہ ایک ٹرمپ مخالف بیان تھا۔ کورونا وائرس کے خلاف اس دوا کے پر اثر ہونے کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں، لیکن اس کے دل کے مسائل سمیت کئی سنجیدہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ I would not recommend people just taking it to try to prevent. میں لوگوں کو اس وائرس سے صرف محفوظ رہنے کی کوشش کے طور پر اس وقت یہ دوا لینا تجویز نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ اسے صرف روک تھام کے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ Unless you're in a randomized clinical trial where you can find the answer. اس سب تنازع کے بیچ صدر ٹرمپ عالمی ادارہ صحت کے لیے فنڈنگ کو مستقل کاٹنے کی دھمکی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ادارے پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے چین کو اجازت دی کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے میں اپنے کردار کو چھپا سکے۔ بنیادی طور پر انہیں اپنی غلطی کو درست کرنا ہوگا، انہیں بہتر کام کرنا ہوگا، انہیں امریکہ سمیت دوسرے ممالک کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنا ہوگا۔ امریکی تنقید میں اضافے کے ساتھ WHO کے رکن ممالک ادارے کے کرونا وائرس کی وبا پر رد عمل کی غیر جانبدار تحقیقات پر متفق ہو چکے ہیں۔ WHO شفافیت، جواب دہی اور مستقل بہتری پر کاربند ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس اسمبلی سے خطاب کرنے سے انکار کر دیا جہاں چینی صدر نے WHO کے اراکین سے خطاب کیا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ تحقیقات کے حق میں ہیں، لیکن اس کے لیے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب وبا قابو میں آ جائے۔
उन्होंने ये भी ऐलान किया कि चीन तरक्की पजीर ममालिक में कोविड-19 से निपटने के लिए $2 बिलियन की इमदाद देगा। China is now working with the rest of the WHO as a member. चीन अब बाकी के WHO के साथ एक मेंबर के तौर पर काम कर रहा है और वो इस हकीकत और इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने आमादगी के ऐलान को उन तहफ़्फ़ुज़ात का हिस्सा बनने के कार्ड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरे ख्याल से चीन इस इनसाइडर स्टेटस को तहफ़्फ़ुज़ात को महदूद करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि अमेरिका खुद को इस अमल से बेदखल कर रहा है। Placing itself outside of that process. अमेरिका ने आलमी इदारा सेहत की एक करारदाद को सपोर्ट तो किया, लेकिन वैक्सीन्स तक यूनिवर्सल, फौरी और बराबर रसाई के मुतालबे पर यह कहकर एतराज किया कि इससे वैक्सीन्स बनाने वालों को गलत पैगाम जाएगा। पैट्सी विराकुस्वारा के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 के तमाम शोज के अलावा दीगर दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। किसी अजीज़ को खो देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप कोविड-19 से किसी को खोते हैं तो आप उनकी मौत पर भी नहीं जा सकते, ना ही समाजी दूरी के इक़दामात की वजह से उनके जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। अमेरिका में मुस्लिम बरादरियों के लिए इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसके ज़रिए दूर से ही अपने प्यारों के लिए दुआ की जा सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में बहुत से मुसलमान तारिकीन वतन आबाद हैं। इनमें से बहुत सौ का ताल्लुक़ पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे ममालिक से है। एक मजहबी और नस्ली अक़लियत की हैसियत से वो मसाजिद और इस्लामी मराकज़ की करीबी आबादियों में रहते हैं। जब कोई सानहा होता है और उनकी कम्युनिटीज़ का कोई फ़र्द कोरोना वायरस से मर जाता है तो इन कम्युनिटीज़ के लिए ये एक बड़ा सदमा होता है। ये मुश्किल है, हम गमगीन हैं क्योंकि करीब मर ख़ानदान अपने प्यारे के करीब भी नहीं हो सकते हैं। उनको न सिर्फ अपने प्यारों के जाने का गम होता है बल्कि वो रिवायती इस्लामी तरीके से जनाजा ना कर पाने का दर्द भी महसूस करते हैं। मुसलमान 24 घंटों के अंदर तदफीन करते हैं। आम हालात में हम अपने दोस्तों की जनाजों की सहूलत और एहतमाम में मदद करते हैं। इसमें आम तौर पर लाश को मस्जिद में लाया जाता है, जहां नमाजी आम तौर पर अपने प्यारों के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआएं करते हैं ताकि जाने वाले के इसाले सवाब के लिए दुआ की जा सके। इमाम मोहम्मद माजिद ऑल डलस एरिया मुस्लिम सोसाइटी के साथ हैं। ओहदेदारों और तिबी माहिरीन का कहना है कि नमाज लोगों को मुतासर नहीं करेगी। मसला ये है कि जनाजे पर कितने लोग इकट्ठे होंगे। अगर बहुत से लोग आते हैं तो ये एक परेशानी का बायस बनता है क्योंकि वो जमा होते हैं और एक दूसरे को वायरस दे सकते हैं। ये मसला पैदा करेगा, तदफीन नहीं। ये पाबंदियाँ कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों ही के लिए नहीं, वो खानदान जो अपने प्यारों को किसी और मर्ज में खोते हैं जैसे दिल की बीमारी वगैरह, उन्हें भी समाजी फासले के उसूल पर अमल दरामद करना पड़ता है। कैलिफोर्निया जैसी कुछ रियासतों में जनाजों से निमटने के लिए सख्त तरीन इक़दामात किए जाते हैं। फरहत अमदार कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस की मस्जिद अत्तोहेर के साथ हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भी लाश के साथ नहीं जा सकता। अस्पताल से वो बाक़ियात को बराह रास्त कब्रिस्तान ले जाते हैं। हमारे मामले में वो उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान ले जाते हैं। लेकिन पीछे रह जाने वालों को तसल्ली देने के लिए कम से कम कुछ है जो वो कर सकते हैं। हमारे पास जूम के रास्ते एक यादगार है। तदफीन के बाद शाम हम इकट्ठे होकर कुरान पढ़ते हैं। हमारे पास इंडोनेशिया से एक मुबल्लिग जूम है तो हम मिलकर पढ़ते हैं और मरहूम के लिए दुआ करते हैं। यूनी सलीम के साथ सबा शाखान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब जबकि दुनिया भर में ऑनलाइन तालीम के रुझान में इजाफा हुआ है, बहुत से तलबा के लिए नए निज़ाम को अपनाना थोड़ा मुश्किल है, मगर गूंगे बहरे तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम और भी कठिन है। ताहम अब गूंगे बहरे तलबा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए असातिज़ा अमेरिकन साइन लैंग्वेज के ऑनलाइन कोर्सेज तरतीब दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
ऐसे में जब बंदिश के बायस बेशतर तालीमी इदारे अपने कोर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल कर रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में वाक़े गैलाडैच यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा को कई मुश्किलात का सामना है। ASL is in 3D. अमेरिकन साइन लैंग्वेज 3D में होती है और चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकतों सकनात मौज़ूआत को बामायनी और वाज़े कर देते हैं। ऑनलाइन तालीम में ये 2D में बदल जाते हैं तो तलबा के चेहरे के तासुरात जांचना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकन साइन लैंग्वेज के तलबा और असातिज़ा के लिए तालीमी मवाद में किल्लत भी एक बड़ा मसला है। कुछ असातिज़ा को तो खुद से वीडियोस बनानी पड़ी। It was frustrating too. बहुत मायूस कुन सूरत हाल थी। पहले 2 हफ्ते तो मैं दिन रात ऑनलाइन क्लासेस के लिए मटेरियल तैयार करती रही। बहुत से गूंगे बहरे असातिज़ा खुद वसाइल पैदा कर रहे हैं क्योंकि ऐप्स तैयार करने वाली कंपनीज अमेरिकन साइन लैंग्वेज फराहम नहीं करती, तो इन तक हमारी रसाई नहीं होती। इस वक्त हम इन मसाइल से निमट रहे हैं। गूंगे बहरे बच्चों को भी अमेरिकन साइन लैंग्वेज के तालीमी मवाद की अशद ज़रूरत है। गैलाडैच यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मलिसा मेल्खजुन एक बहरे बच्चे की वालदा हैं। वो कहती हैं कि ज़्यादातर ऐप्स में तस्वीरों के नीचे लिखी गई तफसील मेरे 7 साला बेटे के लिए मुश्किल होती है। And so my deaf son has to ask me what the apps say. तो मेरे बेटे को मुझसे पूछना पड़ता है कि ऐप पर क्या लिखा है। मैं फिर तफसील पढ़कर साइन लैंग्वेज में उसे बताती हूँ। इसलिए हमें बच्चों के लिए मजीद वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है ताकि नौजवान तलबा को उन तक रसाई हासिल हो। अब वबा की वजह से वाज़े हो गया है कि ये कितना बड़ा मसला है। गैलाडैच यूनिवर्सिटी में माहिरीन ने अब एक ऐप तैयार की है जिस पर 2 ज़ुबानों में बच्चों की कहानियों और तालीमी मवाद पर मबनी किताब मुफ्त फराहम की गई है। गुज़श्ता 2 माह में 1500 ख़ानदानों ने इसकी रुकनीत इख्तियार की है। मगर गूंगे बहरे तलबा के लिए कैंपस पर अपने असातिज़ा के साथ बातचीत बहुत अहम है, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए जिनके वालिदैन इशारों की ज़ुबान नहीं समझते। Hearing children have immediate access to information, whereas समात रखने वाले बच्चों को फौरी मालूमात और वसाइल तक रसाई होती है, मगर बहरे बच्चे इससे महरूम होते हैं। लेकिन अगर हम मिलकर गूंगे बहरे बच्चों के लिए वसाइल और मवाद पैदा कर सकें तो कुछ कमी पूरी हो सकती है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी की डेफ एजुकेशन लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म पर असातिज़ा ने स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए अमेरिकन साइन लैंग्वेज पर मबनी 600 वीडियोस मुहैया की हैं, मगर इन गैर मामूली हालात में तलबा के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। I think this will help us understand what it means to have. मेरे ख्याल में इससे हमें ऑनलाइन तालीमी तजर्बे को समझने में मदद मिलेगी, खुसूसन छोटे बच्चों के लिए। आप जानते हैं कि उनमें कितनी लचक होती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए तालीम एक जरिया है जिससे उनकी मदद हो सकती है। खालायू के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। आजकल कोरोना की वबा के दौरान परेशान हो जाना बहुत आसान है। अमेरिका में रहने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स कहते हैं कि उनके कुछ क्लाइंट्स तो इतने फिक्रमंद हैं कि अब ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रहे हैं। वो कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इन्हें घर के पिछले सहन या दूसरी जगहों पर नस्ब किया जाता है। इन्हें घर की तरह ही समझा भी जाता है और पैसे वाले कुछ मकान मालिकों के नज़दीक किसी भी घर की खरीदारी में ये एक लाजमी शर्त है, यानी कि बंकर्स। मैं जब यहाँ आई तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। ये ऐसा सुकून है जिसे आप समझ नहीं सकते। यहाँ बहुत खामोशी और सुकून है और ये बंकर बहुत ज़बरदस्त है। मैरी और टॉम सॉल्सबे अमरीकी रियासत साउथ डकोटा में एक बंकर के मालिक हैं। ये इलाका जो कभी फौजी अड्डा हुआ करता था अब निजी बंकर से भरा पड़ा है। 2 साल पहले यहाँ बनाए गए ये 575 बंकर्स खाली थे और अब एक भी खाली बंकर ढूंढना मुश्किल है। इनमें से कई बंकर्स को जरूरत के मुताबिक ढाला गया है। सॉल्सबे खानदान इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जॉर्जिया में अपना मकान फरोख्त किया और जब तक उनका नया घर तैयार हो रहा है तो वो यहाँ इसके करीब ही एक ट्रेलर में रहते हैं। हम जॉर्जिया के कैंप ग्राउंड में थे जब वबा ने तेजी पकड़ी और हमें एहसास हुआ कि हमें कहाँ जाना है। मेरी और मेरी अहलिया की सेहत ऐसी है कि हम दोनों ही हाई रिस्क लोगों में शुमार होते हैं, इसलिए हमने सोचा कि 40 लाख हमसायों से बेहतर है कि 30 हमसायों के साथ रहा जाए। बंकर फरोख्त करने वाले वीवोस एक्स पॉइंट के रॉबर्ट विचिनो कहते हैं कि सॉल्सबे खानदान वाहिद नहीं है जिसने अमेरिका में कोरोना वबा फैलने के बाद ये फैसला किया है। It's up 2000%. इस किस्म की इंक्वायरीज में 2000% इजाफा हो गया है, मतलब जो पहले था उससे 20 गुना ज्यादा, और फरोख्त 400% बढ़ गई है।
اور صرف یہی پناہ گاہیں نہیں بلکہ دنیا میں وائیووز کے تمام شیلٹرز کے بارے میں ایسا ہی ہے۔ بنکرز کی ڈیمانڈ میں اس بے مثال اضافے کو ٹیکساس میں بسنے والے بنکرز فروخت کرنے والوں نے بھی محسوس کیا ہے۔ اگرچہ بنکر لوگوں کو براہ راست کورونا سے نہیں بچا سکتا، لیکن اس سے بہت سے لوگوں کو تحفظ کا احساس ضرور ملتا ہے۔ میرا فون ہر 2-3 منٹ میں بج رہا تھا اور لوگ مستقبل میں بنکرز خریدنے کے بارے میں پوچھتے رہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کرونا وائرس دراصل پہلا قدم ہے اور آگے چل کر کچھ بہت بڑا اور برا ہونے والا ہے، اس لیے لوگ مستقبل کی تیاری میں ہیں۔ ہمیشہ برے وقت کے لیے تیار رہیے۔ امریکہ میں قائم پریپرز نامی گروپ کا یہی نعرہ ہے۔ اس گروپ کا مقصد کسی بڑے بحران کی صورت میں زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے لیے تیاری کرنا ہے۔ میں بہت سے پریپرز کو جانتا ہوں۔ ان سے بات کے دوران انہوں نے کہا، دیکھا ہم پاگل نہیں تھے، ہم صحیح تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ خود کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ چیڈ ہڈلسٹن ایک اینتھروپولوجسٹ ہے جنہوں نے پریپرز تحریک کو قریب سے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنکر خریدنا برا خیال نہیں ہے، لیکن بچ نکلنے کا یہ حقیقی طریقہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ محفوظ محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے اصل وبا یا مصیبت کے دوران دیکھا ہے، آپ کا یہ منصوبہ کہ آپ بنکر میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور مکمل طور پر بچ جائیں گے، یہ محض ایک خیال ہی ہے۔ میری اور ٹام سالزبے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی کا تیسرا حصہ اس بنکر کی خریداری پر خرچ کر دیا ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ چند مہینوں بعد وہ اپنی بیٹی اور نواسے نواسیوں کو یہاں آ کر رہنے کی دعوت دیں گے۔ لیزیا باکلیٹس کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ پچھلی ایک صدی میں ہوابازی کی صنعت میں حیران کن ترقی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود انسان کے بنائے گئے ہوائی جہاز ابھی تک پرندوں کی طرح تیزی سے اپنی سمت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے انجینئرز نے پرندوں کے اڑنے کی صلاحیت کو بہتر طور پر جاننے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے پرندوں کے اصل پروں کے ساتھ ایک روبوٹک کبوتر تیار کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں بڑے شہروں میں کبوتروں کو اکثر لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں اور انہیں نظر انداز بھی کرتے ہیں، لیکن ڈیوڈ لینٹنگ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ کبوتر زبردست طریقے سے اڑتے ہیں، وہ مشکل حالات میں بھی اڑان بھرتے ہیں، مگر ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ ہمارے شہر دراصل کافی پیچیدہ ہیں۔ ڈیوڈ لینٹنگ ایک میکینیکل انجینئر ہیں اور اڑنے والے روبوٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب شہروں میں جیسے جیسے ڈرونز وغیرہ مقبول ہو رہے ہیں، کبوتروں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے اڑنے والے روبوٹس اور ڈرونز مثلاً جو گوگل اور امیزون بنا رہے ہیں، ان حالات میں انہیں اڑنے میں مشکل ہوتی ہے، خصوصاً تند و تیز ہوا میں، جبکہ کبوتروں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کبوتر کیسے اڑتے ہیں، ڈیوڈ اور اسٹینفورڈ میں ان کی ٹیم کبوتر تیار کر رہے ہیں۔ اڑان کے دوران پروں کی شکل بدل جاتی ہے اور مختلف شکل ہوتی ہے، اس لیے پرندے ہر وقت اپنی جسمانی شکل بدلتے رہتے ہیں۔ ٹیم نے دریافت کیا کہ پرندوں کی ان پیچیدہ شکلوں کو مشین سے بنایا جا سکتا ہے۔ ایک الاسٹک لیگمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے جس سے تمام پروں کو پھیلنے اور اندر باہر جانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ پجن باٹ یا کبوتر روبوٹ ہوائی جہاز کے ڈیزائن کو بدل سکتا ہے، لیکن پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ پہنچانے کے لیے آپ کے دروازے پر آ جائے۔ اگر یہ روبوٹ پرندوں کی ہی طرح نرم و نازک ہوگا تو آپ کو اس سے بات کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ میٹ ڈبل کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ آپ عید کی شاپنگ انجوائے کیجیے، لیکن حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھ کر۔ یہ تھا آج کا View 360 شو۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔